नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जो करीब 1 घंटे तक चली। इस अहम बैठक को उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों 1 के मुताबिक बैठक में राज्य सरकार के कामकाज, विकास योजनाओं, आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक संतुलन पर चर्चा हुई। खास बात यह है कि यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब यूपी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हैं। माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जबकि कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव संभव है। इसके अलावा लोकसभा चुनावों के बाद संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल पर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। सीएम योगी की यह मुलाकात यह संकेत देती है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद सक्रिय है और आने वाले समय में राज्य की राजनीति में बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर बैठक के एजेंडे पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सियासी संकेत साफ है। यूपी में जल्द बड़ा राजनीतिक अपडेट हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग, ईसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, मिस्टर वैनिश कुमार, दुर्योधन और दुशासन, हम तुम्हें दिखाएंगे, जो मौजूदा राजनीतिक हालात और चुनावी हिंसा को लेकर उनकी नाराजगी को दर्शाता है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा और विपक्षी दलों के इशारों पर काम कर रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि चुनावी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वह स्वयं सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा की घटनाएं योजनाबद्ध हैं और इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। ममता ने दावा किया कि राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर स्तर पर कानूनी मदद दी जाएगी। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि झूठे नैरेटिव के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने जनता से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट रहने की अपील की। उनका यह बयान राज्य की राजनीति में तनाव को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अमेरिकी सेना ने 3 जनवरी 2026 को एक बड़ी और चौंकाने वाली सैन्य कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। इस ऑपरेशन के दौरान मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोर्स को भी हिरासत में लिया गया और दोनों को अमेरिका ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को बड़ी सैन्य और रणनीतिक सफलता करार दिया है। ऑपरेशन के दौरान मादुरो की सुरक्षा में तैनात कई सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की भी खबर है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के संघीय न्यायालय में 5 जनवरी को पेश किया जाना है। उन पर ड्रग टेररिज्म, अवैध हथियारों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका लंबे समय से मादुरो को वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा बताता रहा है। हालांकि मादुरो की गिरफ्तारी के बावजूद वेनेजुएला की सेना ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है। सेना और शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने मादुरो की रिहाई की मांग करते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के प्रति अपनी वफादारी जताई है। इससे साफ है कि सत्ता संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज है। कई देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए अमेरिका की आलोचना की है, जबकि कुछ देश इसे सख्त संदेश के रूप में देख रहे हैं। कुल मिलाकर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भी वेनेजुएला में राजनीतिक और सैन्य संकट बना हुआ है। धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के आंगन के पास प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने महाकाल मंदिर क्षेत्र के समीप बने एक 3 मंजिला अवैध होटल पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई। प्रशासन के मुताबिक संबंधित होटल बिना अनुमति के बनाया गया था और पहले ही इसे नोटिस जारी किया जा चुका था। बावजूद इसके निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज यह सख्त कदम उठाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह का विरोध या अव्यवस्था न हो। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि महाकाल लोक और मंदिर क्षेत्र की पवित्रता व सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में मंदिर के आसपास बने अन्य अवैध निर्माणों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि स्थानीय लोग इसे सही कदम बता रहे हैं। अब जेल ही मेरी जिंदगी है, लेकिन दूसरों की रिहाई से खुश हूँ। ये शब्द हैं 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद के, जिनकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी मामले में शर्जील इमाम को भी फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस स्तर पर जमानत देने का आधार नहीं बनता। कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है।
उमर खालिद ने अदालत में कहा कि वह लंबे समय से जेल में हैं और अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि जेल ही उनकी जिंदगी बन गई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस केस में जिन अन्य आरोपियों को जमानत मिली है उनसे उन्हें खुशी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर आरोपों से जुड़ा है और इसमें साजिश की भूमिका की जांच अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाए। गौरतलब है कि 2020 में हुए दिल्ली दंगों में कई लोगों की जान गई थी और बड़े पैमाने पर संपत्ति 2020 में हुई दिल्ली दंगों में कई लोगों की जान गई थी और बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ था। इस मामले में कई सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता आरोपी बनाए गए थे। अब जमानत खारिज होने के बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। इधर ट्रंप का बयान, उधर यूएस सीनेटर का। भारत को लेकर बड़ा दावा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर भारत को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा तो अमेरिका की ओर से उस पर भारी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ट्रंप के इस बयान को सीधे तौर पर व्यापार और कूटनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और रूस से तेल खरीदना उसका रणनीतिक फैसला है। ग्राहम ने यह भी माना कि भारत को किसी एक देश के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। इन दोनों बयानों ने एक बार फिर भारत अमेरिका रिश्तों पर चर्चा तेज कर दी है। एक तरफ ट्रंप का सख्त और आक्रामक रुख है तो दूसरी तरफ अमेरिकी सीनेट में भारत के फैसलों को समझने की कोशिश। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह बयानबाजी सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है या फिर इसका असर भारत अमेरिका व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर भी दिखाई देता है। इजराइल ने कैसे चुरा लिया रूसी फाइटर जेट? मिग योतियन चोरी करने का ऑपरेशन डायमंड क्या था? नमस्कार, आप सुन रहे हैं इतिहास की सबसे चौंकाने वाली जासूसी कहानियों में से एक। यह कहानी है सोवियत रूस के खतरनाक फाइटर जेट मिग 21 और इजराइल के गुप्त मिशन ऑपरेशन डायमंड की। 1960 के दशक में मिग 21 दुनिया का सबसे आधुनिक 21 और घातक लड़ाकू विमान माना जाता था। अरब देशों के पास यह जेट था, लेकिन इजराइल के पास इसकी तकनीक को समझने का कोई जरिया नहीं था। इसी चुनौती को हल करने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने रचा एक खतरनाक प्लान। मोसाद ने इराकी वायुसेना के पायलट मुनीर रेडफा को गुप्त रूप से अपने जाल में फंसाया। उसे परिवार की सुरक्षा, बड़ी रकम और नई जिंदगी का लालच दिया गया। जुलाई 1966 में मुनीर रेडफा अपने मिग 21 को उड़ाते हुए सीधे इजराइल पहुंच गया। यह मिशन इतना गोपनीय था कि सोवियत यूनियन को भी भनक तक नहीं लगी। इजराइल ने इस जेट का गहन अध्ययन किया और बाद में अमेरिका को भी इसकी तकनीक समझने में मदद दी। ऑपरेशन डायमंड को आज भी दुनिया के सबसे सफल और साहसिक खुफिया अभियानों में गिना जाता है। यह सिर्फ एक विमान की चोरी नहीं थी, बल्कि शीत युद्ध की दिशा बदल देने वाली चाल थी। नमस्कार, बड़ी खबर आगरा से है, जहां ताजमहल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में ताजमहल के संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षा और आसपास बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। यमुना नदी का सूखना, वायु प्रदूषण और आसपास औद्योगिक गतिविधियों का असर संगमरमर पर साफ दिखाई देने लगा है। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ताजमहल की सुरक्षा के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि ताज ट्रेपेजियम जोन में नियमों का कितना पालन हो रहा है और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर क्या कार्रवाई की गई है। मामले की अगली सुनवाई में सरकार को अपना पक्ष और रिपोर्ट पेश करनी होगी। ताजमहल सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि भारत की पहचान है। ऐसे में इस नोटिस को बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि यूपी सरकार कोर्ट में क्या जवाब देती है।